आज एक निबंध पढ़ेंगे, साहित्य की महत्ता। मैं भी खुद इस निबंध को पहली बार पढ़ रहा हूँ। हालांकि इसका एक जो वाक्य बहुत फेमस है, नीतू देखना तो ब्लैक जाके ये दिख रहा है कि नहीं। एक दो वीडियो में पूरा कट जाता था, ये जहां से लिख रहा हूं वहां से दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। छोटा सा ही निबंध है, जैसे भोलाराम का जीव है। करुणा निबंध को छोड़कर सब छोटे छोटे निबंध है ना। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, तुम पूरा लिखना। महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, महाप्रसाद द्विवेदी। और इस निबंध को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि निबंध भी नहीं है, कहीं भाषण दिए थे ऐसा लगा। बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि बोल रहे हैं, कहीं भाषण दे रहे हैं, है ना। तो साहित्य की महत्ता नाम से स्पष्ट है। किसके बारे में यह निबंध है? साहित्य के महत्व के बारे में, कि साहित्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है। और साहित्य जब भी पढ़ते हैं एमए वाले बच्चे, चूंकि वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है तो मैं सामान्यतः उसको नहीं पढ़ाता, लेकिन साहित्य की पहली क्लास में मैं क्या बताता हूं कि साहित्य क्या है, साहित्य किसे कहते हैं, है ना। एक वीडियो भी है, अगर आप नहीं देखोगे तो उसको देख लेना। ठीक है, साहित्य क्या है करके। जो भी बच्चे एमए की क्लास आते हैं उसको पहला वीडियो वही देखने बोलता हूँ, या मैं वही क्लास लेता हूँ कि साहित्य क्या है। उस वीडियो में साहित्य की बहुत सारी परिभाषाएं, और परिभाषाओं में एकदम प्रसिद्ध परिभाषाएं हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ये इस निबंध का पहला लाइन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ठीक है, साहित्य क्या है? ज्ञान राशि, है ना। ज्ञान राशि, राशि मतलब क्या होता है? भंडार, है ना। ज्ञान राशि, कीवर्ड को बस समझो। संचित, संचित मतलब एकत्रित, है ना। और कोश मतलब खजाना। ठीक है, तो ज्ञान राशि, आपके पास जो ज्ञान की राशि है, जितना ज्ञान है उसका संचित कोश, संचित भंडार क्या है? साहित्य है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई भी साहित्य है जो व्यक्ति लिखता है, वह साहित्य क्या है? उसके ज्ञान राशि का, उसके पास अर्जित समस्त ज्ञान का वह क्या है? संचित कोश है, भंडार है। जैसे आप पैसा कमाते हैं और फिर क्या करते हैं? गुल्लक में इकट्ठा करते जाते हैं। वो गुल्लक में रखा हुआ पैसा या बैंक में आपका सेविंग अकाउंट में या फिर एफडी आरडी करते हैं, वह क्या है? संचित कोश है, एकत्रित किया हुआ, बचाया हुआ धन है। ऐसे ही साहित्य हमारे ज्ञान राशि का एकत्रित क्या है? धन है। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया साहित्य पढ़कर, है ना। जैसे एक मैंने थॉट पढ़ा था कि आप किताबें पढ़िए। क्यों पढ़िए? क्योंकि जिस चीज को लिखने वाले ने कई साल ठोकर खाकर सीखा होता है ना। एक किताब क्या होती है? एक लेखक के जीवन का पूरा तजुर्बा होता है। उस तजुर्बे को आप 2-3 घंटे या 2-3 दिन लगाकर पूरा पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि हर तजुर्बा आपका अपना हो। लेखकों के तजुर्बे, लेखकों ने जो जीवन जिया, उनका अनुभव, उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़कर आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ में आया? मतलब एक किताब पढ़कर आप कई जिंदगी जी सकते हैं। जैसे अमेरिका के लोग कैसे रहते हैं, पाकिस्तान में क्या होता है, अफगानिस्तान में क्या होता है, या हम जिस समय पैदा नहीं हुए। जैसे दिव्य उपन्यास पढ़ेंगे आप यशपाल की, तो बुद्ध काल का आपको पूरा परिदृश्य नजर आ जाएगा। जब आप यशपाल की झूठा सच पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विभाजन के समय किस तरह लोग पीड़ित हुए, कैसे दंगे होते थे, कैसे महिलाओं का यौन शोषण होता था, किस तरह से भाई भाई के दुश्मन हो गए, अड़ोसी पड़ोसी की जान ले ली, है ना। जब आप प्रेमचंद का गोदान उपन्यास पढ़ते हैं तो 1936 के दौरान जो भारत है उसमें किसान की जो दशा थी वह आपको पढ़कर मिल जाते हैं। आप 1936 में पैदा नहीं हुए, आप 2000 में पैदा हुए, लेकिन 1936 का किसान किन समस्याओं से जूझता था वो आप गोदान पढ़कर समझ सकते हैं। तो साहित्य क्या है? ज्ञान राशि का संचित कोश है। समझ में आ गई ये परिभाषा? ठीक, अब आगे देखते हैं। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिणी की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। अब क्या कह रहे हैं कि कोई भाषा है जो सब तरह की योग्यता रखती है, मतलब उस भाषा में बहुत अच्छा बोल सकते हैं, निबंध भाषण सब दे सकते हैं, आपके सारे आचारों विचारों को व्यक्त करने की क्षमता रखती है, भाषा बहुत समृद्ध है, लेकिन यदि उस भाषा में साहित्य नहीं लिखा गया
तो उसकी स्थिति की तुलना किससे की गई है? एक भिखारिणी जो बहुत रूपवती है, बहुत सुंदर स्त्री है, लेकिन वो भिखारी है, तो उसकी समाज में कोई इज्जत रहेगी क्या? प्रतिष्ठा रहेगी? नहीं रहेगी। तो साहित्य विहीन भाषा की दशा रूपवती भिखारिणी से इन्होंने उसकी तुलना की है। समझ में आया? तो मतलब कह रहे हैं कि जो भाषा है वह उसकी गरिमा, उसका महत्व किससे है? उसमें लिखे गए साहित्य से है। ठीक है, आगे देखिए, जाति विशेष के उत्कर्ष अपकर्ष का, उसके उच्च नीच भावों का, उसके धार्मिक विचारों का, सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटना चक्रों का, राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब कहीं देखने को मिल सकता है तो उसके ग्रंथ साहित्य में ही मिल सकता है। ठीक है, रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद के उपन्यास के लिए कहा है कि यदि 1900 से 1936 का जो पूरा इतिहास है खो जाता है, मिट जाता है, सारे इतिहास ग्रंथ खो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर भी यदि आप प्रेमचंद के उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको इतिहास की आवश्यकता नहीं। पूरे उस दौर के भारत का चित्रण किसमें है? प्रेमचंद के उपन्यासों में। वही कह रहे हैं कि किसी भी समाज की क्या है, धार्मिक विचार का, उच्च नीच भावों का, समाज वहां कैसा था, इतिहास में क्या घटनाक्रम हुए, राजनीतिक स्थिति प्रतिबिंब यदि कहीं देखने मिल सकता है। एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है श्याम सुंदर दास की कि साहित्य समाज का क्या है? दर्पण है। दर्पण में क्या होता है? हम दर्पण क्यों देखते हैं? हमारा चेहरा दिखता है। ऐसे समाज का चेहरा किसमें दिखता है? साहित्य रूपी दर्पण में दिखता है। तो किसी भी जमाने के साहित्य को आप उठा लीजिए, आपको उस समय लोग कैसे रहते थे, कैसे पहनते थे, कैसे बोलते थे, भाषा से लेकर पहनावा, खान पान सब पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो साहित्य क्या करता है? समाज के सभी पक्षों का चित्रण करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सामाजिक शक्ति सजीवता, सामाजिक अशक्ति निर्जीवता, सामाजिक सभ्यता असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य है। ठीक है, कोई समाज सभ्य है, निर्जीव है, सजीव है, ये सब कौन तय करता है? उस समाज का साहित्य तय करता है। ठीक है, मतलब आप देखिए, जो समाज बहुत सभ्य है, सुसंस्कृत है, उनके साहित्य भी उच्च कोटि के होंगे। जैसे हमारी संस्कृत है, संस्कृत में आपको एक भी अश्लील रचनाएं देखने नहीं मिलेगी। संस्कृत में आपको कालिदास मिलेंगे, बड़े बड़े रचनाकार मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो जो समाज जितना विकसित रहेगा, बुद्धिजीवी रहेगा, है ना, रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, सब किसमें लिखा गया? संस्कृत में। वेद लिखे गए। तो संस्कृत को इसलिए देव भाषा कहते हैं। मतलब कोई समाज कितने उच्च स्तर पर है, बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, इसका प्रतिबिंब किसमें देखने मिलता है? साहित्य में। ठीक है, जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता आपको देख पड़े, निसंदेह यह समझिए वह जाति असभ्य किंवा पूर्ण असभ्य है। ठीक है, तो किसी समाज में यदि बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये पहनते हैं, लेकिन वहां अच्छा साहित्य नहीं लिखा जाता, तो आप समझ लीजिए कि वो समाज असभ्य है और वो पूर्ण असभ्य है ना। असभ्य है या अपूर्ण सभ्य है, मतलब आधा सभ्य है, लेकिन वह सभ्य की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा होता है कि नहीं? साहित्य समाज का दर्पण है। जैसी भाषा का प्रयोग होगा वैसा साहित्य में दिखेगा। जैसे हम लोग मानते हैं अपभ्रंश की रचनाओं को भी साहित्य में सम्मिलित कर लेते हैं। तो जब हम आदिकाल पढ़ते हैं तो आदिकाल के साहित्य में क्या है? रासो साहित्य में खाली मरने मारने की बात होती है। क्यों ऐसी बात होती है? आज के साहित्य में मरने मारने की बात होती है? एक राज्य से दूसरे राज्य पे आक्रमण की बात होती है? नहीं होती है। हम छत्तीसगढ़ वाले मध्य प्रदेश में आक्रमण या मध्य प्रदेश वाले आक्रमण करने आते हैं क्या? क्यों? क्योंकि वर्तमान साहित्य, वर्तमान समाज वैसा है ही नहीं। पहले समाज क्या था? छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और सभी राज्य आपस में क्या करते थे? युद्ध करते थे। तो युद्धरत समाज का साहित्य क्या होगा? युद्ध प्रधान साहित्य होगा, वीरता प्रधान साहित्य होगा। भक्ति काल में आ जाइए कि चारों ओर भारत में, दक्षिण भारत से जो आंदोलन चला, चारों ओर भारत में अलग अलग संप्रदाय के लोग अपने अपने पंथ का प्रचार कर रहे थे, इसलिए देखिए उस काल का पूरा साहित्य भक्तिकालीन है। रीतिकालीन साहित्य को देखिए, दरबारी साहित्य, क्योंकि मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो गया था, सब छोटे मोटे राजा पराजित हो गए थे, सब अपने अपने दरबार में बैठे रहते थे, खाली नाच गाना देखते थे, इसलिए वो साहित्य कैसा है? रस प्रधान, श्रृंगार प्रधान साहित्य है। जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, संघर्ष आरंभ हुआ, किसानों की दुर्दशा का चित्रण, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण, है ना। तो वही कह रहे हैं कि
सामाजिक अवस्था जैसी होगी, साहित्य बिल्कुल वैसा होगा। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि आजकल के फिल्मों के गाने सुनिए आप। आजकल के फिल्मों के गाने में अंग्रेजी के शब्द धड़ल्ले से उपयोग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो एक पंक्ति पूरी हिंदी की नहीं बोल पाती है ना। मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो रहा है ना, रात को भी सोना है तो शुभ रात्रि नहीं, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, है ना, मेरा टिफिन बॉक्स कहाँ है, कंप्यूटर कहाँ है, मोबाइल नहीं मिल रहा है, चार्जर कहाँ है। तो हर शब्द में, हर वाक्य में हमारे क्या जुड़ा हुआ है? गाने देखिए, बेबी को बेस पसंद है ना, ऐसे गाने चल रहे हैं, है ना। और पहले के गाने देखिए, शुद्ध हिंदी के गाने, उर्दू के गाने, ऐसे गाने, क्योंकि तब भाषा में अंग्रेजी का उस तरह से प्रवेश नहीं हुआ था। आजकल तो हम लोग जो व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं वह भी लिखते लैटिन में रोमन में लिखते हैं, क्या कर रहे हो, है ना। मैं खुद ऐसे करता हूं, क्या कर रहे हो, बोल रहे हैं कि हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये लिपि किसकी है? रोमन। समझ में आ रहा है? तो अंग्रेजी का इस तरह से प्रवेश हो चुका है। इसलिए वर्तमान युग के जो साहित्य पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, उसमें धड़ल्ले से अंग्रेजी के शब्द आएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जातियों की क्षमता, सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उसके साहित्य रूपी आईने में मिल सकती है। वही अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया कि साहित्य क्या, समाज का दर्पण है, आईना है, ठीक है। उस आईने के सामने जाते हमें तत्काल मालूम हो जाता है कि अमुक जाति की जीवन शक्ति इस समय कितनी या कैसी है, भूतकाल में कितनी और कैसी थी, ठीक है। तो किसी देश का साहित्य आप पढ़ेंगे आपको उस देश की वर्तमान स्थिति के बारे में पता चल जाएगा, उस देश के अतीत के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे आपके सिलेबस में चंद्रगुप्त नाटक लगा है ना, आषाढ़ का एक दिन लगा है, तो चंद्रगुप्त नाटक पढ़ते ही आप चंद्रगुप्त मौर्य युग में पैदा नहीं हुए हो, है ना, लेकिन आपको पता चल जाता है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से क्या किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, घानानंद को पराजित किया था। तो आपको तत्कालीन समाज के संघर्षों का पता चलता है, आपको पता चलता है यूनानियों का आक्रमण हो रहा था, सिकंदर के सेनापति को पराजित किया था। तो आपको पता चलता है कि उस समय का भारत कैसा था, उस समय भारत के राजा कितने बलशाली थे। समझ में आया? तो वही कह रहे हैं कि किसी समाज की शक्ति का पता चलता है। आप भोजन करना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, आपका शरीर क्षीण होता जाएगा, है ना, और अच्छी रात नशोन्मुख होने लगेगा, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है ना भोजन की कमी से। इसी तरह आप साहित्य के रसास्वादन से अपने मस्तिष्क को वंचित कर दीजिए, वह निष्क्रिय होकर धीरे धीरे किसी काम का न रह जाएगा। कहते हैं ना कि भोजन जो है वो शरीर के लिए है, लेकिन मस्तिष्क का भोजन क्या है? विचार, पुस्तकें पढ़ना। तो जितना अच्छा आप साहित्य पढ़ेंगे आपके विचार उतने क्या होंगे? विकसित होते जाएंगे, ठीक है। बात यह है कि शरीर के जिस अंग का जो काम है वह उससे यदि ना लिया जाए तो उसके काम करने की शक्ति नष्ट हुए बिना नहीं रहती, है ना। शरीर का खाद्य भोजनीय, अभी वही जो मैंने कहा बिल्कुल हूबहू वही लाइन है कि शरीर का खाद्य भोजनीय पदार्थ है और मस्तिष्क का खाद्य क्या है? साहित्य है, ठीक है। अतएव अपने मस्तिष्क को निष्क्रिय और कालांतर में निर्जीव सा नहीं कर डालना चाहते तो हमें साहित्य का सतत सेवन करना चाहिए और उसमें नवीनता तथा पौष्टिकता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करते जाना चाहिए। मतलब जो लोग निरंतर साहित्य पढ़ते हैं वह निरंतर सीखते जाते हैं। अपने मस्तिष्क को निर्जीव नहीं करना है, हमेशा सक्रिय रखना है, तो आपको निरंतर क्या करना चाहिए? साहित्य पढ़ना चाहिए और उसका उत्पादन संभव हो तो नया साहित्य लिखना भी चाहिए। इसलिए आपके मन में जो विचार आते हैं उसको अभिव्यक्त करना क्या है? आवश्यक है। समझ में आया? चलिए आगे एक सतर्कता बता रहे हैं, पर ये याद रखिए, होना था यहाँ यदि रखिए लिखा है, पर याद रखिए विकृत भोजन से जैसे शरीर रुग्ण होकर बिगड़ जाता है उसी तरह से विकृत साहित्य से मस्तिष्क भी विकारग्रस्त होकर रोगी हो जाता है। तो साहित्य पढ़ना मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे कुछ साहित्य क्या होते हैं? उत्तेजना बढ़ाते हैं, उत्तेजक साहित्य होते हैं, मन में काम वासना विषय भोग की ओर ले जाते हैं, है ना। तो साहित्य पढ़ने का अर्थ है अच्छा साहित्य पढ़ना। जैसे खराब भोजन करेंगे, दूषित भोजन करेंगे, शरीर बीमार पड़ जाता है। ऐसे ही मस्तिष्क को आप विकृत साहित्य पढ़ने की आदत डालोगे तो मस्तिष्क क्या होगा? विकृत हो जाएगा, मानसिक रोगी बन जाएंगे आप, है ना।
मस्तिष्क का बलवान और शक्ति संपन्न होना अच्छे साहित्य पर ही अवलंबित है ना। जितने अच्छे विचार पढ़ोगे उतना अच्छा सोच पाओगे, अगर गंदे विचार पढ़ोगे मन में गलत विचार आएंगे, है ना। तो वही कह रहे हैं हमें जीवित रहना है और नहीं, एक लाइन छूट गया। यह बात निर्भ्रांत है कि मस्तिष्क के यथेष्ट विकास का एकमात्र अच्छा साधन साहित्य है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे जो बहुत अच्छी लाइन रहती है उसको उठाकर सीधे एग्जाम में पूछ देते हैं, जैसे स्पष्ट कीजिए कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। या फिर एक ये पंक्ति देखिए, मस्तिष्क के यथेष्ट विकास का एकमात्र साधन अच्छा साहित्य है, कथन को स्पष्ट कीजिए या कथन पर प्रकाश डालिए। तो ठीक है, तो कह रहे कि मस्तिष्क के विकास के लिए जितने साधन उपलब्ध हैं उनमें सबसे अच्छा साधन क्या है? साहित्य। अच्छे साहित्य को पढ़ेंगे आपके विचार अच्छे होंगे। ठीक है, मस्तिष्क विकसित होगा। यदि हमें जीवित रहना है और सभ्यता की दौड़ में अन्य जातियों की बराबरी करना है तो हमें श्रम पूर्वक बड़े उत्साह से सत्य साहित्य का उत्पादन और प्राचीन साहित्य की रक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ पर यह दो बात कह रहे हैं, एक तो अच्छे साहित्य को लिखना, उत्पादन करना मतलब रचना, नया साहित्य रचना, और साथ ही क्या जरूरी है? पुराने साहित्य की रक्षा करना, है ना। और यदि हमें अपने मानसिक जीवन की हत्या करके अपनी वर्तमान दैनिक दशा में ही पड़ा रहना अच्छा समझते हो तो आज ही इस साहित्य सम्मेलन के आडंबर का विसर्जन कर डालना चाहिए। इसलिए मैंने कहा भाषण दे रहे हैं कि शायद साहित्य सम्मेलन में बोल रहे होंगे, इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि यदि हमें अपना सर्वनाश करना है तो साहित्य सम्मेलन का आडंबर मतलब दिखावा को क्या करना चाहिए? विसर्जन कर डालना चाहिए। मतलब साहित्य गोष्ठियां नहीं होनी चाहिए, सम्मेलन नहीं होना चाहिए। क्योंकि साहित्य सम्मेलन होगा, अच्छे साहित्य अच्छे विचार आएंगे तो देश का क्या होगा? विकास होगा। तो विकास करना चाहते तो बेशक साहित्य सम्मेलन कीजिए, पतन की ओर ले जाना चाहते तो ऐसे साहित्य सम्मेलन बंद कर दीजिए। समझ में आया? अब देखिए, आंख उठाकर जरा और देशों तथा जातियों की ओर तो देखिए, आप देखेंगे कि साहित्य ने वहां की सामाजिक और राजकीय स्थितियों में कैसे कैसे परिवर्तन कर डाले हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल देंगे आगे। साहित्य ने ही वहां समाज की दशा कुछ कर दी है, शासन प्रबंध में बड़े बड़े उथल पुथल कर डाले हैं, यहाँ तक कि अनुदार धार्मिक भावों को भी जड़ से उखाड़ फेंका है। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। ठीक है, ये आपने भी सुना होगा कि कलम तलवार से ज्यादा क्या होती है? ताकतवर होती है ना। जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो, ऐसे ना कि खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो, है ना। तो कलम जो है वह तोप और तलवार से भी क्या होती है? ज्यादा ताकतवर होती है। आगे देखो, यूरोप में हानिकारिणी धार्मिक रूढ़ियों का उत्पादन साहित्य ने ही किया है, जातीय स्वतंत्रता के बीज उसी ने बोए हैं, व्यक्तिगत स्वातंत्र के भावों को उसी ने पाला पोषा और बढ़ाया है, पतित देशों का पुनरुत्थान भी उसी ने किया है। पोप की प्रभुता को किसने कम किया? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, कि आखिर कौन है जिसने पोप की सत्ता को चुनौती दी? फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन और उन्नयन किसने किया है? पादाक्रांत इटली का मस्तक किसने ऊंचा उठाया है? साहित्य ने, साहित्य ने, साहित्य ने। ऐसा लग रहा है ना कि भाषण दे रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये भाषण का अंश है। तो कह रहे हैं कि यूरोप में जो पोप की सत्ता है उसको चुनौती देने का कार्य किसने किया? फ्रांस में सत्ता का उत्पादन किसने किया? इटली का मस्तक ऊंचा किसने किया? फिर उत्तर देते कहते हैं सारा कार्य किसने किया है? साहित्य ने किया है। पहले कवि लिखते हैं, फिर लोग उसको पढ़कर उनमें क्या आती? जागरूकता आती, चेतना आती है ना। जब साहित्य में इतनी शक्ति है, जो साहित्य मुर्दों को भी जिंदा करने वाले संजीवनी औषधि का आकार है, जो साहित्य पतितों को उठाने वाला, उत्थितों के मस्तक को उन्नत करने वाला, उसके उत्पादन और संवर्धन की चेष्टा जो जाति नहीं करती है वह अज्ञानांधकार के गर्त में पड़ी रहकर किसी दिन अपना अस्तित्व ही खो बैठती है। तो कह रहे जब साहित्य में इतनी शक्ति है, ये सब जानने के बाद भी जो समाज, जो देश साहित्य की रचना नहीं करता है, उत्पादन नहीं करता है, वह अंततः क्या हो जाता है? अंधकार में चला जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अतएव समर्थ होकर भी जो मनुष्य इतने महत्वशाली साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि नहीं करता, उसके
अनुराग नहीं रखता वह समाज द्रोही है, देशद्रोही है, जाति द्रोही है, किम बहुना वह आत्मद्रोही और आत्महंता भी है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कि जब साहित्य इतना महत्वपूर्ण है, यह जानते हुए भी वह व्यक्ति जो साहित्य से अनुराग नहीं रखता है, साहित्य के उत्पादन में सहयोग नहीं देता, उसका संरक्षण नहीं करता है, वह क्या है, समाज के प्रति द्रोह कर रहा है, देश के प्रति द्रोह कर रहा है, जाति द्रोह कर रहा है, स्वयं के प्रति भी वह क्या कर रहा है, द्रोह, आत्महंता, स्वयं की हत्या कर रहा है, क्योंकि अपना विकास ना करना, अपना क्या करना है, नुकसान करना है। तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, साहित्य आपको पाठ्यक्रम के रूप में भी पढ़ने का अवसर मिल रहा है, तो आप निश्चित ही क्या करें, अपने मस्तिष्क का विकास करें, और आप अपने मस्तिष्क का विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं किसके विकास में योगदान देंगे, समाज और राष्ट्र। एक अच्छा मस्तिष्क ही तो राष्ट्र के हित में योगदान दे सकता है ना। कभी कभी कोई समृद्ध भाषा अपने ऐश्वर्य के बल पर दूसरी भाषाओं पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, जैसे कि जर्मनी, रूस और इटली आदि देशों की भाषाओं पर फ्रेंच भाषा ने बहुत समय तक कर लिया था। एक भाषाई क्षेत्र के लोग दूसरे भाषाई क्षेत्र पर क्या करते हैं, प्रभुत्व जमा लेते हैं, और केवल वो लोग प्रभुत्व नहीं जमाते हैं, उनकी भाषा भी उन पर क्या करती है, प्रभुत्व जमा लेती है। जैसे आज पूरे विश्व में अंग्रेजी का आतंक छाया हुआ है ना। स्वयं अंग्रेजी भाषा भी, लेकिन वही अंग्रेजी देखिए फ्रेंच और लैटिन भाषाओं के दबाव से नहीं बच सकी। कभी कभी यह दशा राजनीतिक प्रभुत्व के कारण स्थापित हो जाती है। जो जाति जीतती है, जो देश जीतता है, वह अपनी भाषा दूसरे देश पर क्या करता है, थोप देता है। इसी कारण कर राजनीतिक प्रभुत्व के कारण ऐसी स्थिति स्थापित होती है। विजित देशों की भाषाओं को जेता जाति की भाषा दबा लेती है। जो राष्ट्र पराजित होता है, उसको जो देश जीतता है उसकी भाषा का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। जैसे भारत में 200 वर्षों तक, करीब लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो हमारी मानसिकता में आज भी जो अंग्रेजी बोलते हैं वो बड़े शिक्षित लोग माने जाते हैं, है ना। कोई बहुत अच्छी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, मैं बहुत अच्छी हिंदी बोल रहा हूँ, दोनों बराबर विद्वान है, लेकिन आपको अंग्रेजी वाला क्या लगेगा, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो ये होता है ना, कि जब कोई देश जीतता है उसकी भाषा किसका वर्चस्व का क्या बनती है, प्रतीक बन जाती है। तब उनके साहित्य का उत्पादन यदि बंद नहीं हो जाता तो उनकी गति मंद जरूर पड़ जाती है, पर यह अस्वाभाविक दबाव सदा बना नहीं रहता। ऐसे समय में क्या होता है, जो जाति पराजित होती है उसके साहित्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है, गति कम हो जाती है ना। लेकिन हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रहती। जब वह देश स्वतंत्र होता है तो उसकी भाषा, उसका साहित्य फिर से विकास करता है। ठीक है। इस प्रकार की दबी या अधःपतित भाषाएं बोलने वाले जब होश में आते हैं, वे इस अनैसर्गिक आच्छादन को दूर फेंकते हैं। जर्मनी, रूस, इटली और स्वयं इंग्लैंड चिरकाल तक फ्रेंच और लैटिन भाषाओं के मायाजाल में फंसे थे। तो इन लोग की बातें बता रहे हैं कि आज जिस अंग्रेजी का वर्चस्व है, वो अंग्रेजी बोलने वाले खुद फ्रेंच और लैटिन भाषाओं के दबाव में थे, मायाजाल में फंसे थे, पर बहुत समय हुआ उस जाल को उन्होंने तोड़ डाला। अब वे अपनी भाषा के साहित्य की अभिवृद्धि करते हैं, कभी भूल कर भी विदेशी भाषाओं के ग्रंथ की रचना का विचार तक नहीं करते हैं। बात यह है कि अपनी भाषा का साहित्य ही स्वजाति और स्वदेश की उन्नति का साधक है। मतलब कह रहे हैं कि आप विदेशी भाषाओं में रचना करेंगे, उससे आपके देश का कुछ विशेष कल्याण नहीं होगा। भारतेंदु यही कहते हैं ना कि निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान बिना मिटे नहीं है के शूल। और एक स्थान पर शायद विद्यापति ने लिखा है, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। ठीक है, कि संस्कृत क्या है, कूप जल है, कुएं का जल है, और भाखा मतलब देशी भाषा क्या है, बहते हुए जल के समान है। विद्यापति ने कहा है, तय तसन जपहो अवहट्टा। संस्कृत के ज्ञानी होते हुए विद्यापति किसमें रचना करते हैं, अवहट में, मैथिली में। संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी तुलसीदास रामचरितमानस किसमें लिखते हैं, अवधि में। संस्कृत की रामायण उतनी लोकप्रिय नहीं हुई जितनी देसी भाषा की अवधि की रामचरितमानस लोकप्रिय हो गई। समझ में आ रहा है। तो अपनी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों के मर्म को, हृदय को कौन स्पर्श करती, अपने राष्ट्र की भाषा। समझ में आया। वही कहना चाह रहे हैं। विदेशी भाषा का चूड़ांत ज्ञान प्राप्त कर लेने और उसमें महत्वपूर्ण रचना करने पर भी विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकती और अपने देश को विशेष लाभ नहीं पहुंच सकता। जब अपने देश के लिए लिख रहे हो तो अपने देश की भाषा में लिखोगे, तभी तो समझेंगे ना देश के लोग। मैं कितना भी अच्छा रचनाकार हूं, यदि मैं फ्रेंच में रचना करता हूं तो यहाँ के लोगों को कोई मतलब है उससे, नहीं है, है ना। वही
तो उसके बाद आगे देखते हैं, अपनी मां को निसहाय, निरुपाय और निर्धन दशा में छोड़कर जो मनुष्य दूसरे की मां की सेवा शुश्रूषा में रत होता है, उस अधम की कृतज्ञता का क्या प्रायश्चित होना चाहिए, इसका निर्णय कोई मनु, याज्ञवल्क्य या आपस्तंभ ही कर सकता है। इसका मतलब है अपनी भाषा, मातृभाषा को छोड़कर जो दूसरे की भाषा, विदेशी भाषाओं के मोह में पड़कर उनमें रचनाएं करता है, वह व्यक्ति किसके समान है कि वो अपनी मां की सेवा छोड़कर दूसरे की मां की सेवा छोड़। यह ऐसा अपराध है जिसके लिए सजा मनु, याज्ञवल्क्य या फिर आपस्तंभ ही इसके लिए सजा का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ऐसा करना अक्षम्य अपराध है। ठीक है। अब आगे वो स्पष्ट कर रहे हैं, मेरा यह मतलब कदापि नहीं है कि विदेशी भाषा सीखनी ही नहीं चाहिए, नहीं, आवश्यकता, अनुकूलता, अवसर और अवकाश होने पर हमें एक नहीं अनेक भाषाएं सीखकर ज्ञान अर्जन करना चाहिए। द्वेष किसी भाषा से न करना चाहिए, ज्ञान कहीं भी मिलता हो उसे ग्रहण करना चाहिए, परंतु वो दूसरी भाषाओं का विरोध नहीं करे, कह रहे दूसरी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किए, एक नहीं कई भाषा, जितनी भाषा सीख सकते हैं सीखिए, ज्ञान अर्जन कीजिए, परंतु आगे क्या कह रहे हैं, अपनी ही भाषा और उसी के साहित्य को प्रधानता देनी चाहिए। बाकी भाषा सीखिए, ज्ञान अर्जन कीजिए, लेकिन प्रधानता आपके लिए प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए, अपनी भाषा की। ठीक है, क्योंकि अपना, अपने देश का, अपनी जाति का उपकार और कल्याण अपनी ही भाषा के साहित्य की उन्नति से हो सकता है। अपने लोग कैसे शिक्षित होंगे, जब अपनी भाषा में बताएंगे, पढ़ाएंगे, लिखेंगे, है ना। ज्ञान, विज्ञान, धर्म और राजनीति की भाषा सदैव लोक भाषा होनी चाहिए। कितनी अच्छी बात कि विदेशी भाषाओं में ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, है ना, और सबकी भाषा क्या होनी चाहिए, लोक भाषा, ताकि हर कोई उसे समझ सके, सीख सके। ठीक है, सपोज कीजिए कि मैं साइंटिस्ट हूं, है ना, और मुझे रॉकेट बनाना था और आपको फ्रेंच में बोल रहा हूँ, ऐसा बनाता है रॉकेट, वैसा बनाते हैं, आप सीख जाओगे क्या? लेकिन मैं आपको हिंदी में बताऊंगा तो आप सीख जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन भाषाओं का ज्ञान किस में होना चाहिए, लोक भाषा में। अतएव अपनी भाषा के साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि करना सभी दृष्टियों से हमारा परम धर्म है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, रचनावली से ये निबंध संकलित है। तो एक छोटा सा निबंध है, लगभग आधे घंटे की क्लास में कंप्लीट हो गया। तो साहित्य का क्या महत्व है इस पर उन्होंने चर्चा की है, और उस पर भी उन्होंने साहित्य में किस पर जोर दिया है, अपनी भाषा के साहित्य पे, मातृभाषा, अपनी देश की भाषा के साहित्य का महत्व उन्होंने उजागर किया है ना। विदेशी भाषाओं का उन्होंने विरोध नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है सबसे पहले हमें प्रमुखता, प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, अपनी भाषा की। और किसी देश की तरक्की, विकास, उसका पता कैसे चलता है कि उस देश का साहित्य किस स्तर का है। समझ में आया? तो ये एक निबंध है। तो 5 निबंध में से 2 निबंध आपका कंप्लीट हो गया, साहित्य के महत्व और भोलाराम का जीव। अगली क्लास में फिर हमको छोटा सा निबंध लेंगे, और सबसे बड़ा जो निबंध है करुणा, उसको आखिरी में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू।